ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे मार्शलिंग एंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, मार्शलिंग एंड कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी है। लेट्स सी, मार्शलिंग होता क्या है वैसे, आप बताइए मुझे। पहले मैं आपको एक चार्ट बना देता हूं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्शलिंग। ओके, तो अब हम बात करेंगे मार्शलिंग एंड देन वी विल टॉक अबाउट कंट्रीब्यूशन। ठीक है, मार्शलिंग जो है दैट इज अंडर सेक्शन 81 एंड दैट इज 82। दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग तरीके से ही पढ़ेंगे। मार्शलिंग क्या होता है? मार्शलिंग, देखो मार्शलिंग को हम ऑलरेडी एक बार सेक्शन 56 में भी कवर कर चुके हैं एट द टाइम ऑफ व्हेन वी वर डूइंग द सेल। जब हम सेल के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे हमने मार्शलिंग करी थी, मार्शलिंग को पढ़ा था। मार्शलिंग को अगर हम बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलें तो यू कैन कॉल इट, इट्स कॉल्ड अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट करना। अरेंजमेंट फॉर व्हाट? किस चीज का अरेंजमेंट करना? देखो एक पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं, देन इट वुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मार्शलिंग में क्या होता है, सपोज कीजिए ए इंसान है, इसके पास एक्स वाई जेड 3 प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टीज ने गिरवी जो रखी है, तीनों प्रॉपर्टी बी के पास रखी है, बी के पास एज अ मॉर्टगेज रखवाई हुई है प्रॉपर्टी। अब ये 3 प्रॉपर्टी हैं, अब 3 प्रॉपर्टी में से ये क्या करता है, पहले ये एक्स वाई जेड बी के पास रखी हुई थी, इनमें से वो क्या करता है, ये जेड प्रॉपर्टी जो है, ये जेड प्रॉपर्टी को रख देता है गिरवी, बंधक बना देता है सी के पास। ठीक है, सी के पास ये प्रॉपर्टी अपनी जेड को रख देता है। अब जब अदायगी की बारी आएगी, तो जब ये मॉर्टगेज रखी हुई है तो बी क्या करेगा, भाई बी के पास तो पहले एक्स वाई जेड तीनों प्रॉपर्टी रखी हुई थी, तो बी जनरली क्या करेगा, एक्स वाई जेड तीनों को बेचने की कोशिश करेगा, इनको बेच के जो पैसा आएगा अपना पैसा रिकवर करेगा। बट अब यहाँ पे क्या करेगा बी, ये मार्शलिंग का जो राइट है अल्टीमेटली देखा जाए तो ये सी के पास होता है। ए ने बाद में अपनी जेड प्रॉपर्टी सी को भी दे दी थी। अब सी क्या कर सकता है, सी जो है एक रिक्वेस्ट फॉर्म में कह सकता है, या तो उसका मार्शलिंग का अधिकार है, बी से ये कहेगा कि भाई साहब पहले आप एक्स और वाई प्रॉपर्टी को बेचिए, इससे अगर आपकी अदायगी हो जाती है तो ठीक है, नहीं होगी तो फिर आप मेरे पास आना, तब आपका अधिकार होगा जेड प्रॉपर्टी पे। तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, अरेंजमेंट हो रहा है, यानी सी क्या कह सकता है, सी के पास ये राइट है कि वो बी से ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप पहले एक्स और वाई प्रॉपर्टी को बेचिए, उससे अगर आपकी पेमेंट हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती देन ओनली यू कम टू मी फॉर द सेलिंग ऑफ जेड प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड मार्शलिंग। अब मार्शलिंग सेक्शन 56 में और सेक्शन 81 में क्या फर्क है, सिर्फ इतना सा ही फर्क है एक वर्ड का। सेक्शन 56 में आती है प्रॉपर्टी को बेचा जाता है, वहां लिखा है वर्ड सोल्ड, और यहां पर क्या बात लिखी है कि सब्सिक्वेंट मॉर्टगेज, यहां बात की गई है मॉर्टगेज की, इतना सही फर्क है, कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, हाँ जी बताइए, समझ में आया ये? यस सर। वैसे तो बहुत सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है, एक बार हम डायरेक्ट से देख लेते हैं। मार्शलिंग, देखिए मार्शलिंग सेक्शन 81 बिल्कुल सिमिलर वर्डिंग है सेक्शन 56 में। मार्शलिंग क्या होता है, इसको हमने कहा अरेंजमेंट करना। तो अरेंजमेंट किस तरीके से हो रहा है, इफ द ऑनर ऑफ, एक ही ऑनर है टू और मोर प्रॉपर्टीज का, मॉर्टगेज देम, प्रॉपर्टी को गिरवी रखता है, देम टू वन पर्सन, एक इंसान को देता है, एंड देन मॉर्टगेज वन और मोर प्रॉपर्टीज, एक या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी को टू अनदर, किसी और को दे दिया। जैसे हमने देखा ए ने पहले प्रॉपर्टी किसको मॉर्टगेज करी थी, बी को, उसके बाद उसने एक्स वाई जेड प्रॉपर्टी में से जेड प्रॉपर्टी सी को दे दी। द सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजी इज इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है तो बात अलग है, अदरवाइज बेसिक रूल ये होता है, जो सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजी होगा उसका अधिकार होगा एंटाइटल टू हैव प्रायर मॉर्टगेज डेट सेटिस्फाइड, यानी सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजी कह सकता है एंटाइटल टू हैव द प्रायर मॉर्टगेज सेटिस्फाइड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से पे किया जाएगा,
ऑल द प्रॉपर्टीज नॉट मॉर्टगेज टू हिम, जो उसके पास मॉर्टगेज नहीं रखी है। सी के पास कौन सी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज है? जेड। सी के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? जेड प्रॉपर्टी मॉर्टगेज रखी गई है। तो वो ही कह सकता है कि भैया पहले आप एक्स वाई जेड प्रॉपर्टी से पेमेंट कर लो, अगर कुछ बचेगा देन ओनली कम टू मी। ठीक है, ये वो कह सकता है, सी का अधिकार होगा। बट सो फार द सेम विल एक्सटेंड, उसकी हद तक, मतलब पहले एक्स वाई जेड प्रॉपर्टी से पेमेंट जाएगी, नहीं होगी देन ओनली द प्रॉपर्टी जेड कैन बी सोल्ड, और उसके से रिकवरी हो सकती है। बट नॉट सो प्रेजुडाइज द राइट ऑफ द प्रायर मॉर्टगेजी। देखो लेकिन फिर भी ये अधिकार तो है उसका, किसका? सी के पास अधिकार तो है ये, लेकिन इस अधिकार के चलते प्रायर मॉर्टगेजी का अधिकार खराब नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई ये वाली बात? प्रायर मॉर्टगेजी का अधिकार बरकरार रहेगा, क्योंकि वो तो सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजी है, उसको तो बाद में राइट मिलेगा। अगर एक्स वाई जेड से प्रॉपर्टी से रिकवरी नहीं हो पाई, एक्स वाई जेड प्रॉपर्टी से रिकवरी नहीं हो पाई, तो डेफिनेटली जेड भी बेची जाएगी। और ऑफ एनी अदर पर्सन who has for the consideration acquired an interest in any of the properties, या कोई ऐसा इंसान जिसने कंसिडरेशन पे कर कर वो प्रॉपर्टी को एक्वायर किया हो। तो अगर कंसिडरेशन है तो ठीक है, अगर कंसिडरेशन नहीं है, इफ इट इज अ गिफ्ट, अगर ए ने प्रॉपर्टी बाद में कंसिडरेशन न देकर उसे क्या कर दिया हो, उसे गिफ्ट करा हो, अगर गिफ्ट करा है तो भी इस सिचुएशन में गिफ्ट प्रॉपर्टी वापस ली जा सकती है, तो ये राइट अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो गिफ्ट वगैरह जहां पे विदाउट कंसिडरेशन है तो वहां पर इंपैक्ट नहीं करेगा। अदरवाइज इन केस अगर ये ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, सिचुएशन फिट हो रही है, देन सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजी के पास ये अधिकार होगा, वो ये कहेगा कि भाई पहले एक्स वाई जेड प्रॉपर्टी से अपनी अदायगी कीजिए, नहीं होगी देन ओनली कम फॉर द सेलिंग ऑफ द जेड प्रॉपर्टी, तभी जेड प्रॉपर्टी से रिकवरी पॉसिबल होगी। ठीक है, और ये चाहे जेड प्रॉपर्टी तो बाद की बात है, लेकिन किसी भी सिचुएशन में जो प्रायर मॉर्टगेज है उसके अधिकार को वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इन द केस ऑफ द कंसिडरेशन, अगर कंसिडरेशन है तो उस इंसान को भी हार्म नहीं पहुंचाया जाएगा इस रूल के चलते। मार्शलिंग क्लियर है? अब एक केस एमसीक्यू का क्वेश्चन आ जाता है इसमें, आपसे पूछा जा सकता है ये किस केस में मार्शलिंग का कॉन्सेप्ट आया था, कौन बताएगा? व्हाट इज द केस नेम in which the concept of the marshalling has been emerged? कौन से केस से आया था ये? एल्ड्रिश। हाँ जी, रट्टा मार लेना था चीजों पे। एल्ड्रिश, ठीक है, एल्ड्रिश वर्सेस कूपर। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, यूपी में पूछे जाएंगे। क्या नाम है आपका? सीमा। यस सर। यूपी का क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। एल्ड्रिश वर्सेस कूपर, ठीक है। अब मार्शलिंग कब अप्लाई होगा, थोड़ा सा एक दो बातें लिख लेते हैं, क्योंकि हमें 5 नंबर का क्वेश्चन तो आ ही सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। एल्ड्रिश वर्सेस कूपर में है मार्शलिंग अप्लाइज ओनली व्हेन, मार्शलिंग कब अप्लाई होगा, तो इसके 4 पॉइंट आप नोट कर लीजिए। सर उस केस का नाम लिखा आपने? ये लिखा ना, एल्ड्रिश, एल्ड्रिश वर्सेस कूमन, एक मिनट। ALDRISH, एल्ड्रिश वर्सेस कूपर। हो गया सर। तो व्हेन इट वुड बी अप्लाई, तो इसके कुछ रूल्स हैं वो लिख लेते हैं। व्हेन मार्शलिंग अप्लाइज, there is a common debtor. First of all, there must be a common debtor. कॉमन डेटर होने चाहिए, ठीक है। Two or more properties, first mortgage. Two or more property at the debtor of the debtors. भाई 2 या 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी होंगी तभी तो मार्शलिंग पॉसिबल होगा, अकेली प्रॉपर्टी के साथ कैसे हो जाएगा? Two or more properties of the debtor have been first mortgaged to one person, have been first mortgage to one person. पहले तो एक इंसान को गिरवी रखी थी, बाद में क्या कर दिया? एंड सब्सिक्वेंटली टू वन और मोर,
एंड सब्सिक्वेंटली बाद में टू वन और मोर, एक या एक से ज्यादा इंसान को गिरवी रख दी हो ऑफ द सेम प्रॉपर्टी, लेकिन प्रॉपर्टी कौन सी, ऑफ सेम प्रॉपर्टी। अगर भैया प्रॉपर्टी अलग अलग है तो उससे दूसरे इंसान का क्या लेना देना, सेम प्रॉपर्टी, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन। एक प्रॉपर्टी नहीं, कहीं भी हो सकती है, दो तीन भी हो सकती है, टू अनदर पर्सन। थर्ड क्या हो सकता है, डज नॉट प्रिजुडाइस, किसके राइट को वंचित ना करे ये मार्शलिंग, प्रायर मॉर्गेज, Prior हाँ जी, प्रायर मॉर्गेजी को, प्रायर मॉर्गेजी के राइट को वंचित नहीं करेगी। और थर्ड पार्टी इज क्लेमिंग एज अ परचेजर, और यू कैन कॉल इट द पर्सन जिसने कंसिडरेशन पे किया हो। थर्ड सर ये पार्टी, वो होंगे ना जिन्होंने प्रायर मॉर्गेज से परचेज की है प्रॉपर्टी। नहीं, जैसे मॉर्गेजर ने क्या किया हो, क्या पता उस प्रॉपर्टी को थर्ड पर्सन को दे दिया हो, बट अगर गिफ्ट है ना, अगर गिफ्ट है, गिफ्ट पे अप्लाई नहीं होगा ये रूल। डज सर नॉट प्रेजुडाइज, मैं भी एग्जांपल बता दूंगा, जस्ट वेट if does not prejudice the prior mortgager or the third parties claiming as a purchaser, claiming as a purchaser, and fourth क्या होगा, there is no contract to the contrary, ठीक है। चौथी पॉइंट क्या होना चाहिए, इस मार्शलिंग के अलावा, मार्शलिंग तो जनरल रूल है ना, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा तो वैसे अप्लाई होगा, there is no contract to contrary। कोई और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए कॉन्ट्ररी, अगर कोई और कॉन्ट्रैक्ट हो तो फिर वैसे चलेंगे, मार्शलिंग रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब आपका एक डाउट मैं क्लियर करता हूं, ठीक है, सिर्फ कंसिडरेशन की बात में प्रॉब्लम आ रही है ना, वो मैं समझा देता हूं आपको। कंसिडरेशन वाली बात यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो ये जो राइट है वो प्रेजुडाइज नहीं करना चाहिए प्रायर मॉर्गेजी का, और ऐसा इंसान जिसने कंसिडरेशन देके वो प्रॉपर्टी को परचेज किया हो। अब सेक्शन 81 में से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूं, देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। ए जो है एक मॉर्गेजर है, ए मॉर्गेजर है, इसने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी को एक्स और वाई को किसको दिया, टू बी को दिया, एक्स एंड वाई टू बी, पहले ये दोनों प्रॉपर्टी किसको दे दी, बी को दे दी, एंड देन एक्स टू सी, उसके बाद ये जो प्रॉपर्टी क्या करी इसने, एक्स प्रॉपर्टी सी को भी मॉर्गेज कर दी, एंड वाई टू डी। अब और भी डिफिकल्ट सिचुएशन ले लेते हैं, वाई किसको दे दी, डी को दे दी, एक्स तो सी को दे दी और वाई दे दी डी को, ठीक है। अब यहां देखेंगे तो इसके तीन मॉर्गेजी हो गए, एक तो पहले बी मॉर्गेजी हो गया, ये भी मॉर्गेजी हो गया, ये भी मॉर्गेजी हो गया, ये भी मॉर्गेजी हो गया। अब आप मुझे बताइए, हियर इन सिचुएशन में सी कैन नॉट कंपेल बी, सी जो है कंपेल नहीं कर सकता बी को टू रिलीज हिज डेट्स ओनली फ्रॉम वाई। सी क्या ये कह सकता है, क्या सी ये कह सकता है, भाई एक काम करो, आपके पास तो दोनों प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई थी, आप क्या सी ये कह सकता है, भाई पहले आप डी के पास जो प्रॉपर्टी रखी है पहले इसको बेच दो, या डी ये कह सकता है कि सी से, डी ये कह सकता है बी से कि भैया एक्स वाली प्रॉपर्टी को, हर बार इंसान अपनी प्रॉपर्टी को बचाना चाहेगा, राइट। क्या ये दोनों सी और डी एक दूसरे से कैसे बी से कह सकते हैं कि भाई ये तो प्रॉपर्टी मेरे पास है, सी क्या सी बी से कह सकता है कि वाई वाली प्रॉपर्टी को बेच दो, क्या डी कह सकता है बी से कि एक्स वाली प्रॉपर्टी को बेच दो, हर इंसान अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहेगा, तो कोई ऐसा सी ना डी कोई भी नहीं कह सकता बी से। और इसलिए कई बार क्या होता है, अगर हम बात करें
अब क्या होगा इस सिचुएशन में, बताइए कैसे प्रॉपर्टी की अदायगी होगी। ये तो 3 जगह गिरवी रख दी प्रॉपर्टी। सर बताओ। प्रायोरिटी रूल लगेगा, पहले बी को जाएगा और उसके बाद फिर सी एंड डी की रिपेमेंट होगी। तो जनरली क्या होगा, वैसे तो पहले इस एक्स और वाई प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा, एक्स वाई प्रॉपर्टी दोनों को ही बेचा जाएगा, तो बी का पहला पैसा जाएगा, फिर उसके बाद क्या जाएगा, सी और डी का। अब सपोज करो बी का पैसा सी और डी पे करना चाहते हैं, अगर बी का पैसा जो है वो सी और डी पे करना चाहते हैं, कर सकते हैं क्या ये? यस सर। तो अगर ये कर सकते हैं तो रेटेबली पे कर देंगे ना इसको, रेटेबली। बी दैट वुड देयरफॉर बी रिकवर्ड रेटेबली फ्रॉम एक्स और जेड। देखो बी का जो कर्जा है ना, तो एक्स और वाई में से रेटेबली कलेक्ट हो जाएगा, एंड सी वुड गेट द सरप्लस ऑफ द सेल प्रोसीड, और उसके बाद जो भी कुछ बचेगा तो सी के पास जाएगा। और ऐसे ही अगर वाई प्रॉपर्टी से जो भी बचेगा वो डी के पास जाएगा, ठीक है। बट इफ डी इंस्टेड ऑफ बीइंग अ मॉर्गेज इज ओनली अ डोनी, बट अगर जो डी है इंस्टेड ऑफ बीइंग अ मॉर्गेजी ना होकर सिर्फ ये डोनी है। अब देखो कंसिडरेशन की बात आ रही है, पहले इतनी बात समझ में आई है आपको। देखो प्रॉपर्टी एक्स और वाई को बेचा जाएगा, पहले बी का पैसा जाएगा, उसके बाद अगर एक्स प्रॉपर्टी में से जो भी बचता है तो वो सी के पास जाएगा, और उसके बाद अगर वाई प्रॉपर्टी में जो भी बचता है वो डी के पास जाएगा। ये बात क्लियर है? यस सर। बट इफ इट डी इंस्टेड ऑफ बीइंग अ मॉर्गेज इज ओनली अ डोनी, मानो ये डोनी था, मॉर्गेजी तो था लेकिन ही वाज ओनली विदाउट कंसिडरेशन, यू कैन कॉल इट विदाउट कंसिडरेशन डी था। अगर डी जो था वो विदाउट कंसिडरेशन प्रॉपर्टीज को मिली थी, यू कैन कॉल इट गिफ्ट। मैंने वर्ड क्या यूज किया, डोनी। अब आप बताइए अब इस सिचुएशन में क्या होगा। तो सर देन सी। अब क्या सी इंसिस्ट कर सकता है, भाई वो तो डोनी है, उसने पैसा थोड़ी ना दिया है, पहले वाई प्रॉपर्टी के बेचो। अब तो कर सकता है सी डिमांड यस। कि प्रॉपर्टी भाई पहले वाई वाली को बेचो, क्योंकि वाई वाली प्रॉपर्टी तो गिफ्ट है, उसने तो कुछ नहीं दिया, उसे क्या लॉस हो रहा है, लॉस तो मेरे को हो रहा है क्योंकि मैंने कंसिडरेशन दिया है। तो ये कहता है डज नॉट प्रेजुडाइज। अब आप इस पे आइए दोबारा से, डज नॉट प्रेजुडाइज। प्रायर मॉर्गेजी को तो करना नहीं चाहिए, तो क्लियर था, हमने ये इसलिए किया था कि कंसिडरेशन थर्ड पार्टी क्लेमिंग एज अ परचेजर। तो अगर इसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी होती तो इसका राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन है, गिफ्ट के फॉर्म में गई है प्रॉपर्टी इसके पास, तो ये सी ये कह सकता है भाई पहले वाई वाली प्रॉपर्टी को बेचो, अपनी बी अदायगी करेगा, और उसके बाद कुछ बचेगा तो मेरे पास आना एक्स प्रॉपर्टी के लिए। इज दैट क्लियर? हाँ जी, सर ये तो क्लियर है। चलो खत्म हो गया ये आपका मार्शलिंग। अब आते हैं हम इस पे कंट्रीब्यूशन पे। तो दैट इज अ मार्शलिंग हो गई है, कंट्रीब्यूशन पे आते हैं 82। सेक्शन 82 कंट्रीब्यूशन की बात करता है। क्या होता है कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन टाइटल से ही समझ में आ रहा है, कंट्रीब्यूशन टू द मॉर्गेज डेट्स। वो जो मॉर्गेज डेट है, मॉर्गेज डेट क्या है? अरे अदायगी हो गई ना, पैसे को वापस देना, अदायगी। जो कर्जा है उसको वापस देना। जो कर्जा है वापस जब दिया जाएगा तो कई बार ऐसा हो सकता है, अब ये कंट्रीब्यूशन करना पड़ रहा है इसमें, क्यों? क्योंकि ए बी सी तीन ये लोग थे, तीन ये भाई थे या कोई भी थे, इनके पास एक प्लॉट था। मानो ये प्लॉट 100 गज का है, 100 स्क्वायर यार्ड का है। इन्होंने क्या करा, ये प्लॉट गिरवी रख दिया किसके पास, ए बी सी है तो हम रख देते हैं गिरवी किसी भी, ई के पास गिरवी रखा प्लॉट, और इन्होंने पैसा लिया। अब मान के चल लो कि ए का जो शेयर था इस प्रॉपर्टी में, वो सपोज करो इस रेशो में था कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 60 लाख थी, 60 लाख की प्रॉपर्टी थी। इन्होंने पैसा ई से कितना लिया, मान के चलो 6 लाख रुपए लिया, 6 लाख रुपीज लिया। 60 लाख की प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर 6 लाख रुपए लिया। अब इस 60 लाख में से ऐसा हो सकता है कि 30 लाख ए के हो, 30 लाख का जो शेयर है ए का हो,
20 लाख का इसका हो, 10 लाख का इसका हो, ऐसा हो सकता है ना? अरे ये जो 60 लाख की जो प्रॉपर्टी है इसमें ए का हिस्सा ज्यादा हो, बी का 20%, 20 लाख का हो, इसका 10 लाख का हो, तो जब देने की बारी आएगी, जब मॉर्गेज डेट्स देने की बारी आएगी, तो कितना कितना पे करेंगे ये? इन्होंने कितना अमाउंट लिया था? अरे इन्होंने 6 लाख लिया, तो जो इनका हिस्सा है वही तो देंगे। अब मानो सपोज, अब जब देने की बारी है, चुकाने की बारी आएगी, कंट्रीब्यूशन टू मॉर्गेज डेट्स, तो कैसे दिया जाएगा भाई? ये ए जो अपना हिस्सा देगा, कितना हो गया? 6 लाख में से 3 लाख इसके, 2 लाख इसके, 1 लाख इसके, 6 लाख हो गए। ऐसे ही तो कंट्रीब्यूट करके ई का पैसा चुकाया जाएगा। समझ में आई ये बात? Yes, sir. In the दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। बट इसमें एक बात और है, क्या पता ऐसा हो सकता है, ये जो प्लॉट था 100 गज का, 100 गज का जो प्लॉट था, इसमें से ये एक तरफ मैं 50 गज कर लेता हूँ, क्योंकि 50 गज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका 30% है ना, 60 का आधा 50 गज हो गया इसका। और मान के चल लो एक का कितना हो गया, 60 का 120 निकालेंगे तो 1/3 इसका हो गया, 1/3 33% एक का हो गया, 17% एक का हो गया, इस रूल के हिसाब से। एम आई राइट? हाँ जी। Yes, अरे sir. बताओ, ये सुनो, यही तो निकल के आएगा रेशो। मैथ्स तो मेरा सबसे ज्यादा कमजोर है, फिर भी इतना कर पा रहा हूं मैं। 60 लाख रुपए में 30 लाख रुपए अगर ए के हैं, ठीक है, तो इसका हिस्सा तो आधा हो गया ना, 50% हो गया ए का। बी का कितना हो गया? 20% हो गया, यानी 1/3 हो गया, 1/3 आएगा 33%, और रिमेनिंग 17% आ रहा है इसका। ठीक है, वट एवर इट वुड बी। अब मान के चल लो ई ने क्या करा, अपने पैसे की अदायगी जो है, यानी जो बंधक बनी थी, वो प्रॉपर्टी ए की बेच दी, ए के हिस्से की प्रॉपर्टी बेच के वो रिकवर करता है, से फॉर एग्जाम्पल। तो अब एक बात बताओ, इसमें तो पेमेंट जो थी इन तीनों को मिलकर 6 लाख रुपए मिले थे ना, प्रॉपर्टी किसकी चली गई? ए की चली गई। तो क्या ए जो है इन बी और सी से पैसा मांगेगा? नहीं मांगेगा? कंट्रीब्यूट करो कोई मॉर्गेज डेट्स में। Yes. तो यही वो सेक्शन कहता है, इसको 3 पैरा में लिखा हुआ है। अभी हमने जो बात करी है वो पैरा 1 की बात करी है। पैरा 2 टी इसका सबसे डिफिकल्ट है। पैरा 2 इनफैक्ट आई वुड से टीपीए का सबसे डिफिकल्ट है, लेकिन समझ में आता तो 2 मिनट में आता, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा। और एक पैरा 3, पैरा 3 तो बहुत सिंपल है। पैरा 3 में क्या लिखा है कि अगर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंट्रीब्यूशन एंड मार्शलिंग, मार्शलिंग एंड कंट्रीब्यूशन में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो कौन सा प्रिवेल करेगा? अरे मार्शलिंग प्रिवेल करेगा। ठीक है, मार्शलिंग प्रिवेल करेगा, इतनी सी बात लिखी है बस। अब ये पैरा नंबर 1 तो ये था जो मैंने इतना सारा आपको डायग्राम बनाया, आई होप ये समझ में आ गया होगा। पर इसमें एक चीज और समझनी है आपको। सपोज मान के चलो ये ए बी सी 3 लोग थे, इन्होंने एक अपनी प्रॉपर्टी को ई के पास गिरवी रखा था, इस रेशो में उनका हिस्सा था 30% और 30 लाख, 20 लाख, 10 लाख, प्रॉपर्टी की वैल्यू 60 लाख लिया इन्होंने, 6 लाख, तो इस तरीके से इनका देनदारी आई। अब मान के चलो जो सी इंसान है ना, इस सी ने क्या कर रखा था, ये अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को किसी और के पास भी गिरवी रख रखा था। मतलब इसने अपने प्रॉपर्टी के शेयर में इस 60 लाख की प्रॉपर्टी का जो 100 गज का प्लॉट है, इस प्रॉपर्टी को सी ने अपने हिस्सेदारी में 10 लाख की में मान के चलो 5 लाख रुपए का हिस्सा इसने किसी और को गिरवी रखा हुआ था, एफ को रखा हुआ था। ऐसा हो सकता है? Yes. अरे बहुत कुछ हो सकता है प्रॉपर्टी में, तो 60-60 साल लग जाते हैं कोर्टों को डिसाइड करने में, समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है ये। ठीक है, बहुत कुछ होता है प्रॉपर्टी के केसेस में। तो सी ने अपना हिस्सा यहाँ रख दिया। जब इसने अपना हिस्सा यहाँ रख दिया तो इसकी देनदार, इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है और रहेगा, इसका हिस्सा कितना रह गया? अरे बताइए जल्दी से। ये 5 लाख की वैल्यू रह गई ना इसकी। जब 5 लाख तो इसने ऑलरेडी किसी को रख रखा था, इसकी 5 लाख रह गई, और इनकी तो अपनी थी जितनी भी थी, 30 लाख इसकी थी, 20 लाख इसकी थी।
तो जब इन्होंने 55 लाख की प्रॉपर्टी इस दूसरे इंसान को गिरवी रखी है, तब देनदारी की बात आएगी तो कितनी देनदारी होगी, ये कितना देगा, इसके हिस्से की कितनी प्रॉपर्टी रह गई थी, 5। तो ये 5 के हिसाब से देगा ना। अभी कितना दे रहा था, ये 1 लाख दे रहा था, 10 लाख पे 1 लाख दे रहा था, तो 5 लाख पे कितना देगा, अरे 50,000 देगा, नहीं देगा। बाकी जितना भी अमाउंट है दोनों देंगे, ये रेटिवली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। अरे कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत इजी वे में समझ आ चुका होगा आप लोगों को, नहीं तो लोग इसमें घूम जाते हैं। कंट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट इन द टीपीए। और अभी तो पैरा नंबर 2 जो है वो इससे भी बड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, देखो वैल्यूएशन होगी ना प्रॉपर्टी की, भाई जब तूने ऑलरेडी किसी और के पास रखा हुआ 10 लाख की तेरे पास हिस्सेदारी थी, तो तूने 5 लाख का किसी और के पास रख दिया, तो तेरी जो हिस्सेदारी वो 5 लाख की ही रह गई। तो जब देने की बारी आएगी तो तेरा जो हिस्सा बनेगा वो 50,000 बनेगा, और हमारा जो बनेगा वो इस हिसाब से बनेगा, जो हमारी रेशो निकल के आएगी, वट एवर इट वुड बी। आप कैलकुलेट करके जो भी इनका भी कितना बचा रह गया, 5,50,000 बचा ना ड्यू, इसको डिवाइड कर देना इस रेशो में, जो भी इनकी रेशो निकल के आ रही है। एलसीएम वेलसीएम खेल के देख लेना एक बार, इनके जो 30 लाख और 20 लाख की देनदारी जो है उस हिसाब से इनकी जो रेशो निकल के आएगी उसमें 5 लाख को डिवाइड कर देना। इज दैट क्लियर? सर प्रोवाइडेड जो सी का एक और लोन है वो ये जो इन सब ने मिलके लोन लिया उससे पहला लोन होना चाहिए। पहले ही होना चाहिए, ये तो मैंने कहा ही है, ये पहले ऑलरेडी इन्हें दे रखा था 5 लाख। एक तो मैंने सिंपल बात बताई थी ना, पहली तो सिंपल थी, और ये लेकिन इसने 10 लाख, इसका 10 लाख की हिस्सेदारी, तो उससे पहले इसने 5 लाख का हिस्सेदारी किसी और को दे रखी थी, मॉर्गेज रखी हुई थी। ठीक है, तो अब ये जो होगा वो इस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे। अब ये 5.5 लाख रुपए बचे ना देनदारी के, 6 लाख 6 को, इसकी रेशो निकाल लेना भाई, कैसे निकलेगी वो आप एलसीएम खेल के देख लेना कैसे निकालते हैं इनकी रेशो। इसका तो 50% हिस्सा है ना, 6:4:1 6:4:1 आएगी। यस सर, 5 से डिवाइड हो रहा है ना। अब ये मेरे को नहीं आता, ये आप करो, ये मैथ्स थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे, मुझे नहीं आता मैथ्स, सर में दर्द हो जाता है मैथ्स को देखते ही। बस निकाल मेरा लेना, तो मुझे भी फिर भी बता देना कितना देना है, ये 5.5 लाख को कितना, किसको कितना देना होगा। सर यहाँ पे हम 5.5 क्यों कर रहे हैं? अरे 50,000 तो दे ही दिया ना, 6 लाख देना था, 50,000 तो ये देगा। चलो आगे चलते हैं। नाउ विल स्टार्ट विद द पैरा नंबर 2। यू कैन कॉल इट, इनको पैरा भी कहते हैं, इनको रूल भी कहते हैं। रूल नंबर 1 है, वैसे रूल बोलते हैं जनरली, मैं पैरा इसलिए बता रहा हूँ कि पैरा वाइज ही लिखा है। पैरा 2 सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, लेकिन अगर जिसको समझ में आ जाएगा तो बहुत इजी भी लगेगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना बस। इसमें भी क्या हुआ, ए है, ए ने क्या करा, इसके पास 2 प्रॉपर्टी थी, एक्स, और ए के पास प्रॉपर्टी थी वाई, 2 प्रॉपर्टी थी। दोनों प्रॉपर्टी जो है, पहले एक्स की बात करते हैं। एक्स की प्रॉपर्टी की वैल्यू जो थी वो थी, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 1,000 रुपए, दोनों की प्रॉपर्टी की वैल्यू 1,000 रुपए है, मान के चल लेते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी की वैल्यू 1,000 रुपए है। अब ये जो प्रॉपर्टी ए की जो एक्स प्रॉपर्टी थी, इस प्रॉपर्टी को, एक्स प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया गया, किसके पास, बी के पास, बी के पास मॉर्गेज रख दिया गया। 1,000 रुपए की प्रॉपर्टी में इसने कितने पैसे वापस लिए, अब 1,000 रुपए की प्रॉपर्टी है तो जब पैसा लेगा, ए को पैसा मिलेगा, तो इसको मिले 400 रुपए मिले, ठीक है, 400 ओनली। और ये जो वाई प्रॉपर्टी है, ये वाई प्रॉपर्टी जो है इसने गिरवी रखी है। पहले तो देखो ए प्रॉपर्टी, ए के पास 2 प्रॉपर्टी थी, एक्स और वाई, एक्स प्रॉपर्टी को उसने गिरवी रख दिया बी के पास। अब इसने क्या करा, इन दोनों प्रॉपर्टी को, ध्यान से सुनना, एक्स और वाई दोनों ही प्रॉपर्टी ए ने वो गिरवी किसके पास रख दी, सी के पास। और सी को जब दोनों प्रॉपर्टी के पलटे इसने कितने ले लिए, 800 रुपए ले लिए, 800। देखो कहने का मतलब ये 2,000 रुपए की प्रॉपर्टी थी, लेकिन 1,000 की तो इसने वहां रख रखी थी, 400 रुपए लिए थे, लेकिन इसने एक्स और वाई जेड दोनों ही प्रॉपर्टी को
सी के पास गिरवी रख दी और उससे ले लिए 800 रुपए। यानी अब सी के पास कितनी प्रॉपर्टी है? सी के पास है 2 प्रॉपर्टी, एक्स एंड वाई, दोनों प्रॉपर्टी आ गई इसके पास, गिरवी रखी हुई है। अब इसने क्या करा, ए ने एक्स प्रॉपर्टी को जो बी के पास गिरवी रखी थी इसको बेच दी, प्रॉपर्टी को बेच दिया, किसको? इस एक्स प्रॉपर्टी को बेच दिया डी को। इसने इस प्रॉपर्टी को डी को बेच दिया, सोल्ड कर दी कितने में? 1000 रुपए में। और अगर अब बात करते हैं और इसने वाई प्रॉपर्टी को भी बेच दिया, ए ने वाई प्रॉपर्टी को भी बेच दिया, किसको? ई को। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। अब इसको समझेंगे रूल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या होता है। रूल नंबर 2 कंट्रीब्यूशन का। बेरट की लैंग्वेज थोड़ी सी पढ़ देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा। मैं 1-2 लाइन पढ़ देता हूँ शुरू की। रूल नंबर 2 पढ़ रहा हूँ मैं 82 का। वेयर ऑफ 2 प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द सेम ओनर, 2 प्रॉपर्टी थी एक्स और वाई, किसको बिलोंग करती है? ए को, सेम ओनर। वन इज मॉर्टगेज टू सिक्योर वन डेट, पहली वाली प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर दी टू सिक्योर वन डेट, ठीक है, 400 रुपए लेने के लिए मॉर्टगेज कर दी। एंड देन बोथ द मॉर्टगेज टू सिक्योर अनदर डेट, और उसके बाद दोनों ही प्रॉपर्टी एक्स और वाई मॉर्टगेज कर दी सी को टू सिक्योर अनदर डेट, एंड द फॉर्मर डेट इज पेड आउट ऑफ द फॉर्मर प्रॉपर्टी। और अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, पहले इतनी बात समझ में आई, ए के पास 2 प्रॉपर्टी थी एक्स और वाई, एक्स प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर दी बी को, और दोनों ही प्रॉपर्टी एक्स और वाई प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर दी सी को। इतनी सी बात तो बेरेट कहता है। लेकिन ए ने क्या करी, देखो कुछ चीजें गिरवी रखी है ना प्रॉपर्टी, तो गिरवी रखी बेची भी जा सकती है, तो उसने एक्स प्रॉपर्टी तो डी को बेच दी और वाई प्रॉपर्टी ई को बेच दी। अब कंक्लूजन क्या निकल के आता है, अब देखिए इसको। कंक्लूजन ये निकल के आया, जो एक्स प्रॉपर्टी है, अगर हम बात करें एक्स प्रॉपर्टी गिरवी किसके पास रखी हुई है? बी एंड सी। हाँ जी, देखो पहले एक एक करके चलेंगे। जो एक्स प्रॉपर्टी है वो मॉर्टगेज तो किसके पास है? पहली सिचुएशन में बी के पास है, और बेच किसको दी गई है? वो डी को। तो एक बात बताओ, ये जो एक्स प्रॉपर्टी जो है, वैसे एक्स प्रॉपर्टी देखा जाए तो वो 2 लोगों के पास गिरवी रखी हुई है। एक्स प्रॉपर्टी 2 लोगों के पास गिरवी है, एक तो बी के पास और सी के पास भी है, लेकिन इसका अल्टीमेटली बेच किसको दी है? ये डी को। तो इसकी अदायगी कौन करेगा, बताइए जरा पहले भाई। पहले सर तो हमें मॉर्टगेज फ्री करनी पड़ेगी ना, बी को पैसा देना पड़ेगा, तो बी को 400 रुपए कौन देगा? सर डी को जो बेचकर अमाउंट आई है 1000 रुपीज, उसमें से पहले बी को दिए जाएंगे उसकी हाँ जी, मॉर्गेज प्राइस, उसके बाद फिर सी को दिया जाएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ। पहला रूल ठीक है आपका। जो एक्स प्रॉपर्टी है, एक्स प्रॉपर्टी जो मॉर्टगेज रखी है बी के पास और वो सी के पास भी है, एक्स प्रॉपर्टी दोनों के पास मॉर्टगेज रखी है। पहले तो भैया पहले बी को हटाएंगे ना, तो बी को हटाने के लिए जो प्रॉपर्टी हमने डी को बेच दी है 1000 रुपए में, तो 1000 रुपए में से पहले इसके 400 रुपए जाएंगे। अरे बी तो हुआ साइट, बी तो गया अपने घर, उसको तो मिल गए 400 रुपए, ठीक है। अभी भी जो प्रॉपर्टी एक्स वो किसके पास रखी हुई है? सी के पास है मॉर्टगेज। अब एट द सेम टाइम एक ही प्रॉपर्टी वाई भी, वो किसके पास है? वो भी सी के पास है। इसका मालिक कौन बन गया अब? लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है एक्स वाई प्रॉपर्टी सी के पास है ना, दोनों मॉर्टगेज, लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टी किसको बेच दी गई है? ये ई को बेच दी गई है। अब आप बताओ इसकी अदायगी कौन करेगा? सी की अदायगी कौन करेगा? और एक चीज ध्यान रखना, अभी भी एक्स प्रॉपर्टी अभी भी मॉर्टगेज रखी हुई है, यानी डी को भी पूरा राइट नहीं मिल रहा है। लेकिन डी तो चाहेगा ना भाई, डी तो अब चाहेगा कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे मिले, एक्स प्रॉपर्टी को भी जल्दी से मैं सी के पास जो रखी हुई है उसको भी छुड़ा लूं। देखो बी से तो उन्होंने छुड़ा ली 400 रुपए देकर, अब उसको छुड़ाने का मौका आ रहा है किससे? कि एक्स प्रॉपर्टी को मैं सी से भी छुड़ा लूं। तो यानी अभी भी सी इसका अभी भी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज है, और ई के पास तो ऑलरेडी ये भी ऑनर है, लेकिन अभी भी मॉर्टगेज है सी के पास। अब बताइए सी की देनदारी कौन करेगा? सी की अदायगी कौन पे करेगा?
सर जो बी का लोन पे करने के बाद जो अमाउंट बची है एक्स प्रॉपर्टी को सेल ठीक करने है, के बाद एक बची सेकेंड, 600। 600 रुपए बचे, बिल्कुल ठीक है। अब 600 रुपए बचे इसके पास, किसके पास? ए के पास। हाँ, ए के पास 600 रुपए बचे। ठीक है, और बताइए। और प्रॉपर्टी वाई को सेल करने के बाद 1000 रुपीज। हाँ तो जी, अब जो प्रॉपर्टी, एक मिनट, वाई को बेचने के बाद, बिल्कुल ठीक चल रहे हो आप, वाई को बेचने के बाद, प्रॉपर्टी वाई सी को बेचने के बाद ए के पास 1000 रुपए बचे। यस सर। ये तो बच रहे हैं इसके बाद डी से, और ये बच रहे हैं इसके बाद ई से। क्लियर है? यस अब बताइए। अब लेकिन हमें तो अब प्रॉपर्टी ये छुड़वानी है दोनों, सी की अदायगी देनी है, तो सी की अदायगी कैसे होगी? सर, अगर अगर सपोज 400 प्रॉपर्टी एक्स एंड वाई का लोन 800 मिलाकर हुआ है, 400 प्लस 400, तो जो 800 रुपए देने हैं, एक मिनट 100। एक मिनट एक मिनट, बिल्कुल ठीक चल रहे हो। 800 रुपए देने हैं सी को, और हमारे पास टोटल है 1600 रुपए। हमारे पास ए के पास कितना बचा हुआ है? 1600 रुपए, और देने इसके 800। तो क्या 400 कर दें? यस। आंसर इज नो। ये कैसे जाएंगे? ये रेटेबली जाएंगे, रेटेबली। तो रेटेबली क्या जाएंगे, इसकी रेशियो निकल के आएगी 3:5 की। 6 और 1000 रुपए की रेशियो निकल के आ रही है 3:5 की। ठीक है? अरे 3:5 ही तो रेशियो आ रही है। अरे इसको काट के देखो ना, जीरो से जी। यस सर, रेशियो तो ठीक है सर, पर मैं वही देख रही हूँ कि जो अब ये सुनना, ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है इस सिचुएशन में ये दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। डी और क्या नाम है, डी और ई दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। मतलब इसके अमाउंट से कंट्रीब्यूशन होगा सी की अदायगी, क्योंकि किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए, आप बेचारे के पास तो 600 रुपए, ए डी के तो 600 रुपए तो बचे। अब इसको अगर हम 400 रुपए, तो 200 रुपए ही मिलेंगे उसको तो। अब इसको कितने मिल रहे हैं यहाँ पर? 300 रुपए, यानी 100 रुपए का फायदा हो रहा है डी को इससे। मतलब डी के पैसों से ए को 100 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक है? तो अब कहने का मतलब ये है, जो 3:5 रेशियो में बटेगा, तो इस 800 रुपए को पे करने के लिए जाएंगे 300 रुपए एक तरफ से जाएंगे, और 500 रुपए एक तरफ से जाएंगे, तो 800 रुपए पे होंगे। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन रेटेबली। अब डायरेक्ट पढ़ लीजिए जरा, दोनों सेक्शन को मिला के पढ़ते हैं एक एक करके। पहले तो फर्स्ट पैरा पढ़ेंगे, फिर दूसरा पढ़ेंगे। एक बार दोबारा मैं आपको दिखा दूंगा इसको। नाउ कॉन्ट्रीब्यूशन टू मॉर्गेज डेट्स। कॉन्ट्रीब्यूशन टू मॉर्गेज डेट्स क्या कहता है? वे प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द मॉर्गेज बिलोंग्स टू, मॉर्गेज है बिलोंग टू द टू और मोर पर्सन हैविंग डिस्टिंक्ट और सेपरेट राइट्स ऑफ ओनरशिप। आई गेस पहला वाला रूल तो समझ में आ गया होगा। यस हाँ सर। जी। तो पहले वाले रूल को ही समझ रहे हैं हम, जहां पर उसने अपनी प्रॉपर्टी को, XYZ प्रॉपर्टी को उसने, where the property subject to the mortgage belonging to the two or more person, यानी एक प्रॉपर्टी थी, दो या दो से ज्यादा लोगों को बिलोंग करती थी, हैविंग ए डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट राइट ऑफ ओनरशिप, लेकिन उसके मालिक कई सारे थे। ठीक है? जैसे मैंने कहा था ना, 100 गज का प्लॉट है, उसके मालिक कौन थे? ABC थे, उनका रेशियो अलग अलग था। देयर इन द डिफरेंट शेयर इन, उनका अलग अलग शेयर इन द पार्ट ऑफ द सच प्रॉपर्टी ओन्ड बाय सच पर्सन आर इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी। अगर बात अलग है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा तो वैसे चलेंगे, नहीं तो ये रूल अप्लाई होगा। लायबल टू कॉन्ट्रीब्यूट रेटेबली, क्या लिखा है यहाँ? लायबल टू कॉन्ट्रीब्यूट रेटेबली टू द डेट सिक्योर्ड बाय द मॉर्गेज। जो उन्होंने कर्जा लिया होगा, 60 लाख की प्रॉपर्टी रख के, कितना कर्जा लिया था? 6 लाख रुपए। रेशो क्या थी? 30 लाख, 20 लाख और 10 लाख। तो उस हिसाब से वो अपना कर्जा चुकाएंगे, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। एम आई क्लियर? यस सर। एंड फॉर द पर्पस, अब ये दूसरा पैरा है इसी का, पहला पैरा का ही दूसरा पैरा है। एंड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द रेट, और उस रेट को डिटरमाइन करने के लिए, एट विच ईच सच शेयर और पार्ट शैल कंट्रीब्यूट, the value thereof shall be deemed to be its value at the date of mortgage after deduction of the amount of any other mortgage। क्या लिखा है यहाँ पे? आफ्टर डिडक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी अदर मॉर्गेज। सी ने क्या करा था अपनी प्रॉपर्टी को? सी ने क्या करा था अपनी प्रॉपर्टी को? पहले ही किसी और को गिरवी रख रखा था। उसका शेयर कितना था? 10 लाख। यानी उसने ऑलरेडी 5 लाख का शेयर किसी और को दे रखा था, मॉर्गेज रखा हुआ था। तो उसकी वैल्यू कितनी रह गई प्रॉपर्टी की? 5 लाख बची। ठीक है? तो यानी डिडक्ट हो गया। तो उसकी अदायगी कितनी होगी? मॉर्गेज के डेट में कंट्रीब्यूशन कितना होगा? सिर्फ 50,000 होगा इंस्टेड ऑफ 1 लाख। ठीक है? विच में हैव बीन सब्जेक्ट टू दैट डेट। इज दैट क्लियर? यस सर।
अब आ जाओ ये सेकंड पैरा जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बट जो चार्ट ड्रॉ किया उससे क्लियर हो गया होगा। वेयर ऑफ टू प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू द सेम ओनर, दो प्रॉपर्टी हैं सेम ओनर को बिलोंग करती है, ठीक है। प्रॉपर्टी ए की थी, कितनी थी, एक्स और वाई, सेम ओनर। ए के पास दो प्रॉपर्टी एक्स और वाई, वन इज मॉर्टगेज टू सिक्योर वन डेट। तो हमने किसको दी थी पहले, ए ने एक्स प्रॉपर्टी बी को दी थी, एंड देन बोथ दी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज टू सिक्योर अनदर डेट। एक और कर्जा ले लिया, पहले तो 400 रुपए का कर्जा लिया, बाद में एक्स और वाई दोनों प्रॉपर्टी को किसके पास रखवा दी, सी के पास। कर्जा कितने का लिया, 800 रुपए का। एंड द फॉर्मर डेट इज पेड, और पहला वाला डेट्स जो था, यानी जो प्रॉपर्टी किससे था, एक्स से, इज पेड आउट ऑफ द फॉर्मर प्रॉपर्टी, पहले वाली प्रॉपर्टी से वो पे कर दिया हो। Each property is in the absence of the contract to contrary. Each property in the absence, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो वैसे चलेंगे, नहीं तो कैसे चलेंगे, liable to contribute। अब यहां पर आ रहा है each property, पहले वाली प्रॉपर्टी अभी भी देखो, एक्स प्रॉपर्टी अभी भी किसके पास गिरवी रखी है, सी के पास, और वाई तो है ही सी के पास। तो अब यानी दो प्रॉपर्टी हो गई ना, एक्स और वाई किसके पास है, सी के पास। बी का कर्जा तो चुका, बी का तो हो गया फ्री। अब बचा कौन, एक्स और वाई प्रॉपर्टी में हमने किसकी अदायगी करनी है, सी की। तो ईच प्रॉपर्टी इज द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्ररी लायबल टू कंट्रीब्यूट रेटेबली टू द लेटर डेट्स आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ द फॉर्मर डेट्स। पहला वाला कर्जा काट के फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी आउट ऑफ व्हिच हैज बीन पेड। ठीक है, देखो लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट है, शायद इतनी आसानी से समझ में नहीं आए। कीप इन योर माइंड द एग्जांपल व्हिच आई हैव गिवन इट टू यू, वही है, उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि प्रॉपर्टी के मामले इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना, समझे समझ में नहीं आते। लेकिन एक डायग्राम बनाओ, उससे समझो। अगर आप अब देखोगे उसको तो वो रेटेबली जा रहा है, ठीक है। यहाँ इक्वली नहीं लिखा, यहाँ हमने, आपने कहा था ना 400 रुपए दे देंगे सर, 800 रुपए, इक्वली नहीं लिखा, रेटेबली लिखा है। और ये इसलिए रेटेबली लिखा है ताकि ऐसा ना हो कि सारा का सारा लॉस जो एक ही इंसान बेयर कर रहा है, तो उसको इक्वली ना डिवाइड करके रेटेबली डिवाइड कर दिया गया है। और ये पैरा 3 क्या कहता है, नथिंग दिस सेक्शन अप्लाइज टू द प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 81 टू क्लेम ऑफ द सब्सिक्वेंट मॉर्टगेज। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है थर्ड वाले पैरा से, नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाई टू द प्रॉपर्टी लायबल अंडर, यानी कंट्रीब्यूशन वहां अप्लाई नहीं होगा जब मार्शलिंग अप्लाई हो रही है। इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बोथ, तो वहां पर क्या अप्लाई होगा, रूल जो है वो मार्शलिंग का अप्लाई होगा टू द क्लेम ऑफ द सब्सिक्वेंट मॉर्टगेज। भाई इतना ध्यान रखिए, कंट्रीब्यूशन में दो पैराज हैं। मेंस में क्वेश्चन तो शॉर्ट में ही आ सकता है, डिटेल में तो आएगा नहीं, 20 नंबर का क्वेश्चन बनता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर क्या पता सिचुएशन दे दी जाए तो आपको बहुत ध्यान से समझते हुए देखना है कि कौन कैसे यहाँ पे डिवाइड होगा। लेकिन अगर इतना टफ क्वेश्चन आ जाएगा तो अच्छी बात है, देखेंगे क्या होगा। तो मजे आ जाएंगे, इतना टफ क्वेश्चन पर बच्चे छोड़ ही देंगे वैसे, उन्हें समझ में नहीं आएगा। लेकिन आज जिसने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा होगा उसको आ जाएगा। अब इसमें कई बार क्या पूछ लिया जाता है आपसे, डिफरेंस पूछ लिया जाता है, दोनों में क्या डिफरेंस है मार्शलिंग एंड कंट्रीब्यूशन में। नाउ टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस। बताइए जल्दी से, मार्शलिंग एंड कंट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है। So in case of marshalling, there are more than one mortgagees, and in case of contribution, there are more than. Sorry. कोई बात नहीं, बहुत बार होता है ऐसा हम ब्लैंक हो जाते हैं, मैं भी हो जाता हूँ ब्लैंक। कंट्रीब्यूशन, जैसे in case of contribution, there are more than one mortgages. एक बात बताओ, मार्शलिंग किन के बीच में होता है। सबसे पहला पॉइंट बताओ, मार्शलिंग होता किन के बीच में। मार्शलिंग का अधिकार हमने किसको दिया है, Mortgages. मॉर्टगेजीज के बीच में होगा, ठीक है। पहला तो पॉइंट यही हो गया ना, मार्शलिंग बिटवीन द मॉर्टगेजेस। अच्छा, कंट्रीब्यूशन किन के बीच में हो रहा है, Mortgages. मॉर्टगेजर्स। ये पहला बेसिक पॉइंट है इसका, मॉर्टगेजर्स के बीच में होता है, कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। और मार्शलिंग किसके बीच में होगा, बिटवीन दी सेम मॉर्टगेजर्स। ठीक है, मार्शलिंग अराइजेस व्हेन कॉम्पिटिंग मॉर्टगेजेस होल्ड फ्रॉम दी वन मॉर्टगेजर, यानी यहाँ पर मॉर्टगेजर जो है, मॉर्टगेजर तो सेम ही है,
अरे ए ने प्रॉपर्टी दी थी किसको, एक्स वाई जेड प्रॉपर्टी किसको दी थी, यहाँ पर बी को दी थी, ठीक है। और बाद में ये प्रॉपर्टी जेड ए ने किसको दे दी, सी को दे दी, तो ये तो सेम मॉर्टगेजर है। अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन की, तो कंट्रीब्यूशन में क्या होता है, मॉर्टगेजर कितने होते हैं, मॉर्टगेजर में कितने होंगे, कंट्रीब्यूशन में मॉर्टगेजर कितने होते हैं, सेवरल होते हैं। यहाँ पे ए बी सी तीन थे ना, कंट्रीब्यूट करने की बारी आई तो यहाँ सेवरल हो गए ना। अरे इन्होंने अपना एक प्रॉपर्टी जो थी वो किसको दी थी, बी को दी। हाँ जी, कंट्रीब्यूशन में सेवरल होते हैं ना, यस सर। तो ये एक ध्यान रखना, ये पॉइंट, सेवरल मॉर्टगेजर होंगे यहाँ। Marshalling arise when the competing mortgages hold from one mortgager. Contribution arises when the mortgage property belonging to several. तो ये वाला पॉइंट हो गया। By marshalling, a creditor having a several securities is to exercise his right as not to injure the right of another creditor on the sum of those security. In contribution, all securities are contributed ratably. यहाँ क्या होता है, ratably contribute होती है। थर्ड पॉइंट कह सकते हैं इसको, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन में रेटेबली कंट्रीब्यूशन होता है ताकि एक पे ही बर्डन ना चला जाए सारा। एंड द होल लायबिलिटी इज नॉट थ्रोन ऑन दी वन सिक्योरिटी ओनली, ऐसा नहीं कि एक ही पे सारा भार डाल दिया जाए, रेटेबली होता है। और यहाँ पर क्रेडिटर के पास क्या है, क्रेडिटर के पास क्या है, सेवरल सिक्योरिटीज होंगी। यहाँ पर सेवरल सिक्योरिटी का मतलब क्या है, अरे यहाँ पर एक्स वाई जेड तीन प्रॉपर्टीज है ना, ये डिफरेंस होगा, पूछा जाता है कई बार। और फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है, इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट मार्शलिंग प्रिवेल करेगी। ठीक है भाई, इतना ही हो सकता है, इतना ही आएगा इसमें। चलिए, तो तीन रूल है इसके, ठीक है, कंट्रीब्यूशन के तीन रूल है, पैरा नंबर 1, पैरा 2, पैरा 3। अब हम कर लेते हैं, कुछ बचे हुए सेक्शन हैं। सर मार्शलिंग किस पे प्रिवेल करेगी? मार्शलिंग, अगर कंट्रीब्यूशन मार्शलिंग में कोई भी डिस्प्यूट आ रहा है तो मार्शलिंग विल प्रिवेल ओवर द कंट्रीब्यूशन। नाउ विल स्टार्ट विद सेक्शन 83 कर लेते हैं एंड 84, क्विकली ये भी हो जाएगा। देखो 83 तो हम बेरेट से पढ़ लेंगे, बेरेट से कंप्लीट हो जाता है 83 में क्या लिखा है, 83 को अगर आप देखेंगे, डिपॉजिट इन द कोर्ट, इसके टाइटल से ही पता लग रहा है कि कोर्ट में डिपॉजिट की जानी है। मॉर्गेज डेट जो है, अब जो कर्जा है मैं चुकाने के लिए रेडी हूं, मॉर्गेजर पैसा देना चाहता है, वो कहाँ जमा कराएगा, कोर्ट में जमा करा दे। पावर टू डिपॉजिट इन द कोर्ट मनी ड्यू इन द मॉर्गेज, मॉर्गेज में जितना भी पैसा ड्यू है अब वो कोर्ट में डिपॉजिट करा सकता है, कौन, मॉर्गेजर। एट एनी टाइम, किसी भी टाइम, आफ्टर द प्रिंसिपल मनी payable in respect of the mortgage has become due, after the principal money has become due होने के बाद, and before the suit for redemption, ऐसा ना हो before a suit for redemption of the mortgage property is barred। भाई barred कब होगा, ये suit for redemption barred कब होगा, अरे क्या पता मॉर्गेजी ने फोरक्लोज करा लिया हो या सेल का राइट उसके पास चला गया हो, ठीक है, कोर्ट के जरिए। दैट मीन्स सेक्शन 67 का एप्लीकेशन अगर हो गया है तो रिडीम का करा पाएगा, यानी रिडीम का ऑप्शन उसमें बरकरार होना चाहिए, प्रॉपर्टी वापस लेने का अधिकार बरकरार होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में क्या कर सकता था, मॉर्गेज और एनी अदर पर्सन एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट सच सूट में डिपॉजिट इन एनी कोर्ट विच ही माइट हैव इंस्टीट्यूटेड सच सूट, तो क्या कर सकता है, वो पैसा कोर्ट में डिपॉजिट कर देगा। इन एनी कोर्ट, कहां पे डिपॉजिट करेगा, जहां पे अगर वो रिडम्पशन का सूट फाइल करता, ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से वहीं। अब ऐसा थोड़ी ना प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है यहाँ दिल्ली में, मैं जमा करा रहा हूँ मुंबई में जाके, वो नहीं चलेगा, ठीक है। टू दी अकाउंट ऑफ द मॉर्गेजी, मॉर्गेजी के अकाउंट को निर्धारित करते हुए, द अमाउंट रिमेनिंग ड्यू ऑन द मॉर्गेज, के मॉर्गेज कितना अमाउंट ड्यू है, ठीक है, वो जमा करा सकता है कोर्ट में। अब जब कोर्ट में पैसा जमा करा देगा तो कोर्ट भी कुछ करेगी नहीं, कोर्ट भी तो क्या करेगा, कोर्ट जनरली क्या करता है, मॉर्गेजी को नोटिस भेजता है कि भाई आपके नाम से पैसा यहाँ पर आ चुका है तो आप इस पैसे को ले लीजिए।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मॉर्टगेजी को एक एप्लीकेशन यानी पेटिशन लगानी पड़ेगी कि मेरे को पैसा दे दिया जाए। ठीक है, तो कोर्ट उसी तरीके से पैसा देगी, उसको रिलीज करेगी। तो पैसा रिलीज करते वक्त क्या कर लेगी, भैया तेरे को पैसा मिल रहा है, तेरे को मॉर्टगेज मनी वापस मिल रही है अपनी, अब एक काम कर, जितने भी डॉक्यूमेंट है, टाइटल है, पोजीशन, सब चीज छोड़ दे। ठीक है, बट इसमें क्या चीज है, नोटिस का भी इंपॉर्टेंस है। भाई नोटिस तो दिया जाना चाहिए ना मॉर्टगेजी को पता ही नहीं है। जब मॉर्टगेजी को पता ही नहीं है, वो तो पता कैसे चलेगा, तो इसलिए नोटिस भी भेजना पड़ता है। Now, right to mortgage money, right to money deposit by the mortgager, अगर mortgager ने पैसा जमा कर दिया है तो क्या होगा, राइट किसका होगा, mortgagee का। The court shall thereupon cause written notice of the deposit to be served on the mortgagee, mortgagee के पास क्या जाएगा, नोटिस जाएगा। And the mortgagee may on the presentation of the petition लगाएगा, वेरीफाई इन द मैनर प्रिस्क्राइब द लॉ फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ प्लेन, जैसे प्लेन वेरीफाई होती है वैसे वेरीफाई करने के बाद उसमें अपना अमाउंट बताएगा कितना ड्यू है, स्टेटिंग द अमाउंट देन ड्यू ऑन द मॉर्टगेज एंड इज विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द मनी, और ये भी बताएगा मैं पैसा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। सो डिपॉजिटेड इन द फुल डिस्चार्ज ऑफ द सच अमाउंट एंड ऑन डिपॉजिटिंग इन द सच सेम कोर्ट द मॉर्टगेज डीड। अब क्या करेगा भाई, पैसा अगर वो ले रहा है तो लेने से पहले तेरे को क्या करना पड़ेगा, मॉर्टगेज डीड डिपॉजिट कर, सारे डॉक्यूमेंट डिपॉजिट कर in his possession or the power relating to the mortgage property, apply for or receive the money, उसके बाद वो उसको पैसा दिया जाएगा। and the mortgage deed and all the such other documents or deposits be delivered to the mortgager or such other person as offered, उसके बाद जितने भी पेपर वगैरह होंगे वो मॉर्टगेजर को वापस कर दिए जाएंगे। और where the mortgage is in the possession, अगर मॉर्टगेजी कब्जे में है मॉर्टगेज प्रॉपर्टी के, the court shall before paying of him the amounts or deposited, कोर्ट क्या करेगा भाई, पैसा देने से पहले क्या करेगा, मॉर्टगेजी से कहेगा डायरेक्ट हिम टू डिलीवर द पोजीशन, डिलीवर करो मॉर्टगेजर को, देयर ऑफ टू द मॉर्टगेजर एट द कॉस्ट ऑफ द मॉर्टगेजर। और क्या करेगा, अगर रीट्रांसफर की बात आती है एट द कॉस्ट ऑफ द मॉर्टगेजर, मॉर्टगेजर के खर्चे पे रीट्रांसफर करेगा मॉर्टगेज प्रॉपर्टी टू द मॉर्टगेजर और टू सच थर्ड पर्सन, जैसा मॉर्टगेजर चाहे कि भाई मेरे को ना डिलीवर करके थर्ड पर्सन को डिलीवर कर दो। ठीक है, और टू एग्जीक्यूट, और क्या एग्जीक्यूट करवा सकता है मॉर्टगेजर, where the mortgage has been effected by registered instrument, जहां पर रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के जरिए मॉर्टगेज डीड एग्जीक्यूट की गई होगी, हैव रजिस्टर्ड एन एक्नॉलेजमेंट। अब क्या लेगा वो मॉर्टगेजर जो है, मॉर्टगेजी से एक रिटर्न में एक्नॉलेजमेंट लेगा, रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट लेगा कि भाई अब तेरे इस प्रॉपर्टी से तेरा किसी भी तरीके की देनदारी, कोई लेनदारी खत्म हो चुकी है। ठीक है, सारे राइट एक्सटिंग्विश हो चुके हैं, इस तरीके की एक्नॉलेजमेंट लेगा राइटिंग में, that any right in derogation of the mortgage or interest transfer to the mortgagee has been extinguished, सारे अधिकार मॉर्टगेजी के खत्म हो चुके हैं, अदायगी पूरी हो चुकी है। ठीक है, now the last one is cessation of interest। अब जब मैंने कोर्ट में पैसा डिपॉजिट कर ही दिया है तो भैया उस डेट से मैं क्यों पेमेंट इंटरेस्ट क्यों पे करूंगा, आई विल नॉट पे द इंटरेस्ट। जो मॉर्टगेजर है अगर वो पैसा जमा कर ही दिया है तो इज नॉट गोइंग टू पे एनी इंटरेस्ट। So when the mortgagor or such other person as aforesaid has tendered or deposed in the court under section 83, the amount remaining due on the mortgage, ठीक है, अगर वो उसने ऑलरेडी मॉर्टगेज मनी पे कर दी है, कोर्ट में डिपॉजिट कर दी है, ड्यू ऑन द मॉर्टगेज, इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल मनी शैल सीज, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ टेंडर और इन द डिपॉजिट इन द कोर्ट, जिस दिन उसने कोर्ट में पैसा डिपॉजिट कर दिया तो कोई किसी भी तरीके का अब इंटरेस्ट देना नहीं होगा। वेयर नो प्रीवियस टेंडर ऑफ सच अमाउंट हैज बीन मेड, as soon as the mortgagor or the such other person as aforesaid has done all that has to be done by him in to enable the mortgagee to take such amount out of the court। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज और है बस, अब सपोज करो उसने पैसा विड्रॉ कर लिया हो मॉर्टगेजर ने, प्रोवाइडेड दैट वेयर द मॉर्टगेजर हैड डिपॉजिट सच अमाउंट विदाउट हैविंग मेड अ प्रीवियस टेंडर देयरटू एंड सब्सिक्वेंटली विड्रॉन, अगर उसने पैसा निकाल लिया है तो जमा कराया था, अगर विड्रॉ कर लिया है देन अगेन ही हैज टू पे द इंटरेस्ट, क्योंकि अभी पेमेंट हुई नहीं है ना, तो इज विड्रॉइंग द मनी देन ही हैज टू पे द इंटरेस्ट। भाई इतना ही है, ये ओवर हो जाता है, फिर आते नहीं है ऐसे क्वेश्चन। अब इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। अल्टीमेटली कुछ अब सेक्शंस हैं जो मैं आपको बता देता हूँ जिसपे फोकस कर लेना, बाकी मॉर्टगेज से संबंधित जरूरी नहीं कि आप सारे सेक्शंस को एक एक सेक्शन को रट लें,
इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट लेट मी जस्ट टेल यू, अभी भी हमारे पास कुछ प्रोविजंस और रह गए हैं। सेक्शन 90, 91 एंड 92 ये भी रह गए, अभी तो 100 तक है। इनफैक्ट सेक्शन 91 से 104 तक अभी बचा है, उसके बाद हमारा लीज बचा है। ठीक है, ये हम कल की क्लास में करेंगे, बट आई एम टेलिंग यू व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्रोविजन, कि आप इसमें से कौन कौन से प्रोविजन को ध्यान में रख लेना फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मॉर्टगेज की बात कर रहा हूं मैं पूरा। मोशन मॉर्टगेज से संबंधित आप कौन कौन से सेक्शन को ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सेक्शंस, और इन्हीं पे फोकस करना, ज्यादा टेंशन मत लेना। सेक्शन 58 टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज ध्यान रख लेना, व्हाट इज मॉर्टगेज, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 59 आल्सो, मॉर्टगेज कैसे होगा। देन वी हैव सेक्शन 60 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मॉर्टगेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। 60, 61, 62 भी देख लेना, और 63 एंड 63A ये डायरेक्ट आ जाता है यहाँ से। ठीक है, एसेशन कहाँ पर है और ये इम्प्रूवमेंट कहाँ पर है। 65 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेना है 65। 66 नॉलेज के लिए ठीक है, प्रॉपर्टी को वो नुकसान ना पहुंचाए मॉर्टगेज, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू मॉर्टगेजी। 67, 68, 72, 76, 78, फिर उसके बाद 81 तो है इंपॉर्टेंट, 82, नॉलेज में रख लेना 83 बस। ठीक है, ये सेक्शंस आप मॉर्टगेज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। और रही बात, अगर हम शुरू के सेक्शंस की बात करें, सेक्शन 1 से लेकर 53 है तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको फिल्टर कर दूंगा लास्ट में, जब हम बिल्कुल वाइंड अप करेंगे जिस दिन। इसमें हार्डली कम से कम कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे मैं अभी भी आपको बता सकता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। बीच के सेक्शन कुछ ऐसे हैं जिनको आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, देखो 3 तो इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 3, 5, 6, 7 ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, 8, 9, 10, 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 और 10 तो इंपॉर्टेंट है ही, और 6 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 13, 14, 17 पढ़ लेना एक्युमुलेशन। 18 जो है आपका एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 19, 20 अनबॉर्न एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसको वेस्टेड राइट कब मिलता है। एंड 21, फिर 25 पढ़ेंगे सीधा। 26, 27 दोनों इंपॉर्टेंट है। Then you can directly switch to 35.
37 पढ़ लेना अपॉर्शनमेंट, तो 36 37 दोनों पढ़ लेना, दोनों ठीक है। फिर यहां से थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। 38 से भी क्वेश्चन आ जाता है, 39 ऑल्सो, 40 ऑल्सो, एंड 41 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 42 चाहे तो बहुत छोटा सा, ये 2 ही लाइन का है। 43 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये आप छोड़ सकते हैं चाहे तो 44 से लेके 51 तक, बस रीड करना, नॉलेज होनी चाहिए। देन 52 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 53 वेरी इंपॉर्टेंट, 53A उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जिन सेक्शंस पे मैंने गोले बनाए हैं तो इनको तो बिल्कुल मत छोड़ना। 13, 14, 19, 21, 35 और 25, 26, 27, इन सेक्शंस को मत छोड़ना। वैसे तो ये जितने भी लिखे हैं ना, आप देखना, किसी भी पेपर को उठा के देख लेना, इसके बाहर तो क्वेश्चन जनरली नहीं आता है। तो ये पॉइंट शुरू के कर लेना, बाकी सेल वगैरह तो हम कर ही चुके हैं। सेल में मैंने आपको बताया ही था। सेल की बात करें तो सेक्शन 54, 5 एंड 56 तीनों देख लेना, इंपॉर्टेंट है। 57 दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर इसके बाद हमने करा था एक्सचेंज। एक्सचेंज तो छोटा सा ही है, उसको आराम से देख लेना आप। 18, 19, 20, 21 4 सेक्शन है। गिफ्ट के तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। 122 से लेकर 129 तक सारे देख लेना। 126 सेक्शन क्या कहता है? गिफ्ट के बाद कौन सा सेक्शन है? एक और बचा है, ये आपका एक्शनेबल क्लेम। चलो वो तो इजी सा है। हाँ जी, 126 सेक्शन क्या है? Revocation and Conditions when suspension. gift can be removed. 126 कंडीशनल गिफ्ट, ठीक है। 127 Onerous gift. ऑनरस, और वो यूनिवर्सल हो गया। तो ये सारे सेक्शन ध्यान रख लेना। वैसे तो सिंपल है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो सेक्शन लिखे हैं, बाकी इसमें अब ज्यादा कुछ नहीं है। लीज के भी बहुत सारे है, तो ज्यादा सेक्शन 15 एक सेक्शन है, लेकिन हमें और वो कुछ सेलेक्टेड ही उसको माइंड में रखना। पढ़ लेंगे, रीडिंग तो सारी कर ही ली हमने। मुझे लगता था कि मैं बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ाऊंगा टीवी में, बट मैंने वो भी पढ़ा। आई नॉट थॉट ऑफ सेक्शन नहीं पढ़ाने के थे, बट एक रीडिंग हो गई, ठीक है। चलो फिर हम कल मिलेंगे।